बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे और प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव करते वक्त हमने जो लास्ट स्टेप किया था वो ये था, द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय अ मॉलिक्यूल ऑन अ वॉल। यानी हमने जो है पहले तो मालूम किया था कि एक दीवार के ज़रिए से मॉलिक्यूल पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसको हमने कहा था रिएक्शन, क्योंकि माइनस साइन था। हमने उस माइनस की जगह जब प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब ये एक्शन फोर्स होगी। एक्शन फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल का दीवार से टकराना एक्शन है और बदले में पे दीवार मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो रिएक्शन होगा। तो ये तो हमने एक्शन फोर्स की बात करी। हम मॉलिक्यूल के कोलिजन की बात करें, मॉलिक्यूल कितनी फोर्स अप्लाई करता है दीवार पर, वो ये है mv² डिवाइड बाई एल। तो ये तो हो गई। याद रहे जब डेरिवेशन हम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर एज्यूमिंग अ सिंगल मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि हम अपनी आसानी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर। हम लेकिन वाकई में इस बात से कि हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स थे। n मॉलिक्यूल का मतलब बेसिकली क्वांटिटी, जनरल बात हमने n की है, हो सकता है 50,000 मॉलिक्यूल, 50 लाख मॉलिक्यूल, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमने जनरल बात कर दी n मॉलिक्यूल से। तो ये तो फोर्स निकाली हमने सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अब हमें फोर्स निकालनी है तमाम मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि प्रेशर जो होता है बेसिकली वो तमाम मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से बेसिकली डेवलप होता है। तो अगर मुझे कोलिजन पता करना तो मुझे तमाम मॉलिक्यूल का कोलिजन देखना पड़ेगा, और ये मैंने कोलिजन सिंगल मॉलिक्यूल का निकाला। तो मुझे सारे मॉलिक्यूल की फोर्स को डिटरमिन करना है। तो सारे मॉलिक्यूल की फोर्स को डिटरमिन करने का तरीका ये होगा, मुझे मालूम करना है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय, मैं डिटरमिन करने जा रहा हूँ टोटल फोर्स। पहले क्या डिटरमिन किया था? पहले हमने ये डिटरमिन किया था एक सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स, वो ये थी mv² डिवाइड बाई एल। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं टोटल फोर्स डिटरमिन करने जा रहे हैं। किसकी? टोटल फोर्स ऑफ n मॉलिक्यूल्स। हम मालूम कर रहे हैं टोटल फोर्स ऑफ n मॉलिक्यूल्स। अब फोर्स को टोटल करने के लिए हमने यहाँ पर ये करना है कि F1x, F2x, F3x और उसके बाद हम कर देंगे Fnx। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हम कहना चाह रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल की फोर्स F1x है, दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स F2x है, तीसरे की F3x, उसके बाद डॉट्स का मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा सिलसिला, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद लास्ट जो मॉलिक्यूल है उसका नाम n मॉलिक्यूल है। तो हमने कहा लास्ट मॉलिक्यूल की फोर्स Fnx होगी। तो हम इस तमाम मॉलिक्यूल के टोटल फोर्स को डिटरमिन करने जा रहे हैं। टोटल फोर्स को हमने F से लिख दिया। अब सारे मॉलिक्यूल में सिमिलर क्या है? हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक गैस थ्योरी की अगर हम बात करें तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग तमाम मॉलिक्यूल का मास सिमिलर होता है। यानी पहले मॉलिक्यूल का मास m, दूसरे मॉलिक्यूल का मास m, तीसरे मॉलिक्यूल का मास m, चौथे मॉलिक्यूल का मास m, यानी तमाम मॉलिक्यूल मास के हिसाब से सेम रहेंगे, साइज के हिसाब से सेम रहेंगे। तो इसके अलावा कोलिजन का जो हमने टाइम निकाला था वो क्या था? वो ये था कि वो A से B और B से A की तरफ, यानी तमाम मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो उन सब के लिए कंटेनर का डिस्टेंस L ही है। ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, सबके लिए डिस्टेंस भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, यानी कंटेनर की डायमेंशन भी सेम रहेंगी और मॉलिक्यूल का साइज भी सेम रहेगा, उसका मास भी सेम रहेगा। फिर फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क ये आएगा किसी मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी। तो अब हम ये लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल की फोर्स तो ये थी, मास इंटू स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इस इक्वेशन में क्या चीज़ सेम और क्या चीज़ बदल सकती है? तो हमने कहा मास आइडेंटिकल होगा, लेंथ कंटेनर की सेम रहेगी सब मॉलिक्यूल्स के लिए, बस फर्क आएगा स्पीड के अंदर। तो अगर मैं लिखता हूँ पहले मॉलिक्यूल की फोर्स, तो पहले मॉलिक्यूल की फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहले मॉलिक्यूल की फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा mvx² डिवाइड बाई एल। फर्क क्या आने वाला है? फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड को मैं करने जा रहा हूँ v1x, मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड को करने जा रहा हूँ v1x। सब मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होगी, कोई तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कोई स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, डिफरेंट स्पीड होगी, आइडेंटिकल स्पीड नहीं है। तो हमने स्पीड को v1। अब सेकंड मॉलिक्यूल की जब फोर्स निकाली जाएगी तो सेकंड मॉलिक्यूल का मास भी m होगा, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए कंटेनर का साइज l रहेगा, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल के लिए जो स्पीड होगी अब हम उसको v1 नहीं मानेंगे, हम उस स्पीड को v2 मान लेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें तो थर्ड मॉलिक्यूल के लिए भी उसका मास हमें m कंसीडर करना है, कंटेनर का साइज l रहेगा, स्पीड उसकी, क्योंकि थर्ड मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो उसकी स्पीड मानी जाएगी v3x। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड v1x लिखी है, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड हमने v2x लिखी है, थर्ड मॉलिक्यूल की v3x लिखी है। तो हम तीन मॉलिक्यूल की तो फोर्स लिख चुके हैं यहाँ पर।
फर्स्ट मॉलिक्यूल की फोर्स, सेकंड मॉलिक्यूल की फोर्स, थर्ड की फोर्स। अब उसके बाद हम डॉट्स लगाकर कंटिन्यूटी के साइन हम लगाकर इस तरीके से हम कह रहे हैं कंटिन्यूस यही रहेगा, यानी V4x हो जाएगा, फिर V5x, फिर V6। तो लास्ट मॉलिक्यूल की जो फोर्स है उसका नंबर n है, तो उसके लिए हम लिखेंगे उसका मास भी m रहेगा, उसके लिए कंटेनर का साइज L रहेगा और स्पीड के साथ लिख देंगे n। फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए 1 लिखा था, सेकंड के लिए 2 लिखा था, थर्ड के लिए 3 लिखा था। तो हमने ये टोटल फोर्स की बात की, टोटल फोर्स ऑफ n मॉलिक्यूल एक्सर्टेड बाय वॉल, एक्सर्टेड ऑन अ वॉल बाय n मॉलिक्यूल्स हम बात कर रहे थे। तो इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर मास भी सेम है और कंटेनर का साइज भी सेम है, बस फर्क क्या रहा है, मॉलिक्यूल की स्पीड वेरी कर रही है। अब उसके बाद मैथमेटिक्स में हमने एक चीज़ देखी है कि अगर चीज़ें सेम हो तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि एम भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि मास और लेंथ को कॉमन ले लेंगे। हमने m और l को कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखिए m और l तो कॉमन आ चुका है, अब रह जाएगा यहाँ पर v1x, ये अनकॉमन है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे v1x का स्क्वायर। m और l तो कॉमन आ चुका है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिर्फ v2x का स्क्वायर। m और l अगेन कॉमन है, हम लिखेंगे v3x का स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे vnx का होल स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से डिटरमिन कर ली फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। ये तो हो गया फोर्स उन तमाम मॉलिक्यूल्स की जो कि दीवार पर अप्लाई कर रहे हैं, और वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो n मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन याद रहे हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक प्रेशर की इक्वेशन है, हमें फोर्स नहीं, हमें तो बेसिकली प्रेशर डिटरमिन करना है। तो सबसे शुरू में हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। उस इक्वेशन के हवाले से अगर हम देखें तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इक्वेशन 1 में हमने देखा था अगर हमें प्रेशर की इक्वेशन डिटरमिन करनी तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन अ वॉल डिवाइड बाय फेस एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। तो फोर्स तो हमने तमाम मॉलिक्यूल की निकाल ली। अब कितना एरिया है, तो हम जानते हैं कि अगर मुझे एरिया पता करना हो तो इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला वैसे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि तमाम की तमाम साइड सिमिलर हैं तो किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका होता है एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर कर दें। कितनी साइड है इसकी, अगर ये साइड देखेंगे तो एल का स्क्वायर, ये साइड देखेंगे तो एल स्क्वायर, ये साइड देखेंगे तो आप साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया पता लग जाएगा। तो हमने एरिया के लिए लिखा एल स्क्वायर, और कितनी फोर्स है तो ये टोटल फोर्स है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर फोर्स की जगह पर तो ये पूरा लिख दें और एरिया की जगह पर लिख देंगे हम एल स्क्वायर। तो अब इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास प्रेशर की, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं m बाय एल, v1x, v2x, पूरी इक्वेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाय l और v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर vnx स्क्वायर। ये तो हो गई फोर्स की, डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है एरिया से। तो एरिया है कितना, एरिया है एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को एल स्क्वायर के साथ। तो हमने फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया के स्क्वायर के साथ। अब देखिए ये भी लेंथ डिवाइड में और ये भी लेंथ डिवाइड में, तो एल स्क्वायर और ये एल मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जवाब आएगा m डिवाइडेड बाय एल क्यूब। एल क्यूब कैसे आया, एल क्यूब के लिए हमने एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई किया, जबकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा लिखा हुआ v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर, और लास्ट में हमने लिख दिया vnx स्क्वायर। ये तो आ गया प्रेशर, प्रेशर की इक्वेशन आ गई m बाई एल क्यूब, v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर, और आखिरी में हमने लिख दिया vnx स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के बाद हम यहाँ बात करने जा रहे हैं यूनिट वॉल्यूम के हवाले से।
यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास n मॉलिक्यूल मौजूद थे, हमारे पास n मॉलिक्यूल मौजूद थे। जब हम उस n मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो हमें ये पता लग जाएगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास वॉल्यूम मॉलिक्यूल मौजूद हैं 500 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं मेरे पास, ये होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। और कितनी स्पेस के अंदर मौजूद हैं, तो मैंने मिसाल के तौर पर मान लिया कि मेरे पास स्पेस मौजूद है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की, एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को डिवाइड करता हूँ वॉल्यूम के साथ, तो पता लग जाएगा मुझे 500 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कट जाएगा, 50 जवाब मिल जाएगा मुझे। 50 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 50 मॉलिक्यूल आएंगे, 2 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जब बात की जाएगी तो 100 आएंगे, 3 के अंदर 150 आएंगे, तो 10 यूनिट वॉल्यूम के अंदर 500 आएंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक अगर वॉल्यूम का साइज़ 1 यूनिट वॉल्यूम हो या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो या 1 मीटर क्यूब हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के हवाले से। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि लेट NV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब जैसे होता है डेंसिटी भी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे डेंसिटी कहते हैं हम। कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम मास की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने वॉल्यूम के अंदर मौजूद हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं NV, N का मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो इस बात को यूँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी में मास डिवाइड बाय वॉल्यूम किया जाता है, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, कितने साइज़ के अंदर कितने स्पेस के अंदर कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो N डिवाइडेड बाय V कर दिया। V का मतलब वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? गैस के वॉल्यूम की, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, उसकी डायमेंशंस को सारी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दें। पहली डायमेंशन L, दूसरी L, तीसरी L, तो L मल्टीप्लाई बाय L। तो इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब होगा L इंटू L, यानी कि L का क्यूब। तो NV का फॉर्मूला बन जाएगा N डिवाइडेड बाय L क्यूब। अगर हम L क्यूब को NV को रिप्लेस करें एक दूसरे की जगह पर, तो L क्यूब इक्वल हो जाएगा N डिवाइडेड बाय NV, N डिवाइड बाय NV। तो इस तरीके से हमें पता किया कि L क्यूब इक्वल होता है N डिवाइडेड बाय NV के। अब हम इस बात को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यानी हम ये करने जा रहे हैं कि L क्यूब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं।